हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पल्स टरबाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज यूज्ड इन द इम्पल्स टरबाइन। तो वेलोसिटी डायग्राम देखते हैं इम्पल्स टरबाइन का, उससे पहले कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। तो इम्पल्स टरबाइन में जो नोटेशंस है पहले वो देखते हैं। उसके लिए आपको समझना होगा कि इम्पल्स टरबाइन में जो एक स्टेज होती है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक नोजल लगा होता है जिसमें प्रेशर ड्रॉप हो जाता है पूरे का पूरा और उससे वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इसको आप नोजल भी समझ सकते हो या फिर आप फिक्स्ड ब्लेड भी समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन सारे का सारा जो एक्सपेंशन है वो नोजल में हो जाता है और फिर वेलोसिटी उससे इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद मूविंग ब्लेड्स लगे होते हैं, यहाँ पे ब्लेड होगा बाकायदा। ठीक है, ये जो ब्लेड है वो सिंपल कंस्ट्रक्शन के रहते हैं। इम्पल्स टरबाइन में एरोडायनेमिक शेप इसका होता नहीं है, सिंपल कंस्ट्रक्शन शेप रहता है इसका। तो देखिए, नोजल से जहां से स्टीम निकलेगी, नोजल से स्टीम निकलेगी, जैसे कि सपोज हम मान सकते हैं कि ये इस तरीके का एक नोजल होगा, यहाँ से स्टीम निकल रही होगी और एक ब्लेड है, इस ब्लेड के इनलेट पे यहाँ पे जाके इस तरीके से स्ट्राइक करती है ताकि ये जो ब्लेड है वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट करना शुरू करते हैं। तो नोजल से जिस एंगल पे स्टीम निकलती है वो होता है नोजल एंगल या फिर फिक्स्ड ब्लेड एंगल। तो फिक्स्ड ब्लेड से तो बाहर आ रही है तो आउटलेट, फिक्स्ड ब्लेड आउटलेट एंगल बोल देते हैं, बट जनरली हम इस टर्म को यूज नहीं करते हैं, हम नोजल एंगल को यूज करते हैं और इसका डिनोशन हम करते हैं अल्फा से। तो अल्फा हो गया एंगल। अब ये एंगल से जो वेलोसिटी से जो स्टीम है वो बाहर आ रही है वो तो हो गया नोजल एंगल अल्फा। ठीक है, उसके बाद होता है ये वाला जो ब्लेड है, ये इस तरीके का एक ब्लेड होगा। इस ब्लेड पे यहाँ से आके जो स्टीम है वो एंटर करेगी और यहाँ से फिर इस डायरेक्शन से यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखें तो ये वाला जो एंगल होगा इसका, सॉरी, ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल पे जो स्टीम है वो आ रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा उसको बोलेंगे ब्लेड एंगल एट इनलेट और इसको डिनोट करेंगे थीटा से। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से इधर बना के दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके का आपका जो है वो ब्लेड होगा, उस ब्लेड पे ये इस डायरेक्शन से स्टीम आ रही होगी और इस डायरेक्शन से स्टीम बाहर जा रही होगी। तो यहाँ पे बीच में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल इनलेट पे जो बन रहा है, जिस एंगल पे स्टीम ब्लेड से स्ट्राइक कर रही है, उसको बोलेंगे थीटा, ब्लेड एंगल एट इनलेट। और जिस एंगल पे, इस लाइन को मैं पीछे यहाँ पे मिला देता हूँ, उसे टच करा देता हूँ, और ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी फाई, इसको बोलेंगे फाई। तो थीटा क्या है, ब्लेड एंगल एट इनलेट, और फाई क्या है, ब्लेड एंगल एट आउटलेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन है थीटा एंड फाई ब्लेड एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। थीटा क्या है, ब्लेड एंगल इनलेट पे कितना है। ठीक है, ये इस तरीके का ब्लेड होगा और ये जो ब्लेड है, देखिए ये जो ब्लेड है, अगर इसमें इनलेट पे एंगल अलग होगा यानी कि थीटा अलग होगा और फाई अलग होगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ब्लेड, अनसिमेट्रिकल ब्लेड बोलेंगे। और अगर ये सिमेट्रिकल ब्लेड होगा तो थीटा और फाई जो होंगे वो सेम होंगे। सिमेट्रिकल ब्लेड अगर होंगे तो थीटा और फाई सेम होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इस लाइन के दोनों तरफ इस ब्लेड का शेप एक जैसा है, मतलब आधा ब्लेड इधर है बिल्कुल सेम शेप का और आधा ब्लेड इधर है बिल्कुल सेम शेप का। तो बिल्कुल सेम अगर शेप होगी उसकी, सिमेट्रिकल होगा, तो थीटा और फाई जो है वो सेम हो जाएंगे। थीटा और फाई सेम हो जाएंगे कब सेम होंगे, जब इम्पल्स टरबाइन का जो मूविंग ब्लेड है वो सिमेट्रिकल होगा, तो थीटा और फाई सेम हो जाएंगे, थीटा और फाई सेम हो जाएंगे उस कंडीशन में। ठीक है, नोजल एंगल हो गया अल्फा। अब देखते हैं बीटा क्या है। बीटा इज द फिक्स्ड ब्लेड इनलेट एंगल और एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट। तो ये जो नोजल से, ये वाला डायग्राम देखिए, नोजल से जो वेलोसिटी यहाँ पे निकल रही थी ये कैसी थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी थी। तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो एंगल इस पे बना रही है, लेकिन ये रोटेट भी कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे इम्पल्स टरबाइन में कांस्टेंट रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा क्योंकि ये जो ब्लेड है वो अपनी यू वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो नोजल से जो स्टीम निकली और इस ब्लेड पे जब तक वो स्ट्राइक नहीं करती तब तक तो जो स्टीम की वेलोसिटी है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, क्योंकि अभी वो किसी भी मूविंग चीज से तो स्ट्राइक की नहीं है, तो बाकी चीजें उसके लिए स्टेशनरी है, तो अभी उसकी वेलोसिटी कैसी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो इसीलिए नोजल एंगल को एब्सोल्यूट वेलोसिटी का भी एंगल बोल सकते हैं इनलेट पे। उसी तरीके से बीटा क्या हो जाएगा, जब ये वेलोसिटी यहां से बाहर निकल जाएगी, ये वेलोसिटी जब यहां से बाहर निकल जाएगी, इस ब्लेड का जो एंगल है, इस ब्लेड का, लेकिन ये ब्लेड रोटेट भी हो रहा है साथ ही साथ,
आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस ब्लेड का जो एंगल है आउटलेट पे वो तो फाई है, लेकिन ये ब्लेड चूंकि रोटेट हो रहा है इसलिए इससे निकलने के बाद जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलेगी वो अलग एंगल पे मिलेगी, और दैट एंगल विल बी बीटा। कई बार देखा है आपने कि हम किसी बाउल में अगर जोर से एक साइड से पानी फेंकेंगे तो वो पानी जो है वो बाउल से स्ट्राइक करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाएगा दूसरी साइड से। तो जो बाउल का एंगल है वो तो हो गया आपका फाई, लेकिन अगर बाउल को हम हिलाते रहेंगे, उसको रोटेट कराते रहेंगे, तो फिर वो किसी और जो एंगल फाई होगा उस डायरेक्शन पे नहीं निकलेगा। जब वो बाहर निकल जाएगी वेलोसिटी तो उसका एंगल चेंज होता हो जाएगा, तो दैट एंगल विल बी बीटा। तो बीटा क्या है हमारा? एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट आउटलेट। तो ये एंगल को ध्यान से समझना जरूरी है। नोजल एंगल है अल्फा, इनलेट वेलोसिटी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जहां से आ रही है दैट इज अल्फा, जो ब्लेड है उसका इनलेट पे और आउटलेट पे एंगल हो गए थीटा और फाई। जनरली इंपल्स टरबाइन में सिमेट्रिकल ब्लेड रहते हैं, एक जैसे ब्लेड रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा केस पेल्टन टरबाइन का, तो पेल्टन टरबाइन में सिमेट्रिकल होता है, बीच में जो कटोरी होती है उसकी बकेट होती है, उस बकेट पे इनलेट और आउटलेट का एंगल जनरली सेम रहता है। उसी तरीके के सिमेट्रिकल ब्लेड यहाँ इस इंपल्स टरबाइन में भी यूज किए जाते हैं, जिसका डिजाइन एकदम सिंपल होता है, और ये सिमेट्रिकल टाइप के ब्लेड इनलेट पे और आउटलेट पे जो इनका एंगल थीटा और फाई है वो सेम रहता है। तो अल्फा, बीटा, थीटा एंड फाई, ये चार एंगल है। अब देखिए ये है हमारा ब्लेड जो कि मूव कर रहा है, दिस इज द मूविंग ब्लेड, और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसकी डायरेक्शन दिखाई हुई, ये एक्चुअली रोटेट कर रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई हुई है, मतलब ये इस तरीके से कहीं से रोटेट कर रहा है। तो ये उसका टेंजेंट दिखाया हुआ है, ये रोटेशन में है लेकिन ये टेंजेंट अगर हम देखेंगे इसका, इस पे टेंजेंट बनाएंगे रोटेशन पे, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और इस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए इसकी वेलोसिटी कितनी है? यू। अब ये जो ब्लेड है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी इनलेट पे, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दोनों बराबर है। इनलेट पे वेलोसिटी जब ये स्ट्राइक कर रहा है और आउटलेट की जो वेलोसिटी है वो बराबर है, मतलब u1 और u2 जो है वो बराबर है। u1 इज इक्वल टू u2, इसलिए हम इसको u1 u2 से डिनोट ही नहीं करते, इसको सिर्फ u ही बोलते हैं, चाहे इनलेट पे हो चाहे आउटलेट पे हो। दिस इज द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, ब्लेड जिस स्पीड से घूम रहे हैं ये उसकी स्पीड है, चाहे वो इनलेट पे हो चाहे आउटलेट पे हो, वो बराबर ही रहेगी, इसलिए इसको u से डिनोट करेंगे। और ब्लेड जो है चाहे इनलेट पे स्ट्राइक करे स्टीम, चाहे आउटलेट पे स्ट्राइक करे, ब्लेड की डायरेक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए यू की डायरेक्शन इनलेट पे भी और आउटलेट पे भी, भाई ब्लेड जो है वो एक ही डायरेक्शन में तो रोटेट करेंगे, जब उस पर स्टीम आके स्ट्राइक करेगी तो एक ही डायरेक्शन में तो टरबाइन घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी, जिस डायरेक्शन में शाफ्ट घूमेगी उसी डायरेक्शन में उसका हब घूमेगा, जिस डायरेक्शन में उसका हब घूमेगा उसी डायरेक्शन में उसके ब्लेड घूमेंगे। तो चाहे इनलेट की बात करें चाहे आउटलेट की बात करें, जो डायरेक्शन है उसके रोटेट होने की वो सेम ही रहेगी, यू के जो रोटेट होने की डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो यू की डायरेक्शन हमने देखा ब्लेड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यू इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने यू जो है देखिए यहाँ पे देखेंगे यू जो है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेगा। यू इस इनलेट वेलोसिटी डायग्राम में भी इस डायरेक्शन में है, और यू ये वाला जो आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम है इसमें भी इसमें भी इसी डायरेक्शन में ही यू है, ठीक है। इसमें भी जो यू है वो इसी डायरेक्शन में है टुवर्ड्स, अगर हम स्क्रीन को देखें अपनी तो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में यू हमेशा एरो करेगा, ये जो यू है, ठीक है। तो यू की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। अब देखिए जो ब्लेड पे इनलेट पे वेलोसिटी स्ट्राइक कर रही है दैट वेलोसिटी इज v1, तो ये किस एंगल से स्ट्राइक कर रही है? अल्फा एंगल से, नोजल से निकली है अल्फा एंगल से, तो ये नोजल से अल्फा एंगल से v1 आ गया, यहाँ पे ये बन गया v1, ठीक है। अब देखिए V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए ये वाली जो लाइन है वो बहुत बड़ी बनेगी, ये वाली जो लाइन है वो काफी बड़ी बनेगी। तो V1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये हो गई, अल्फा एंगल पे वो आ रहा है, जो एंगल पे हमने यहाँ पे नोजल, यहाँ इसके पीछे यहाँ पे हम अपना नोजल को बना सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये हमने यहाँ पे बना दिया नोजल, तो ये नोजल से इस डायरेक्शन में V1 यहाँ से चलता है, लेकिन इस पे जब स्ट्राइक करेगा तो इसका जो एंगल है वो तो ये है थीटा, तो इस पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये थीटा एंगल से स्ट्राइक करेगा, इसलिए जो VR1 मिलेगी हमें, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी VR1, वो थीटा डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये नोजल एंगल अल्फा से आया V1, लेकिन ये ब्लेड चूंकि रोटेट कर रहा है तो इस पे स्ट्राइक करेगा, ब्लेड की जो ब्लेड का जो एंगल है दैट इज थीटा, तो ब्लेड को ऐसा फील होगा कि ये जो स्टीम ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक हुई है वो VR1 वेलोसिटी से थीटा एंगल पे स्ट्राइक हुई है, ऐसा ब्लेड को फील होगा, ठीक है। जबकि एक्चुअल कंडीशन क्या है, नोजल से अल्फा एंगल पे V1 वेलोसिटी से ये स्टीम
निकली थी, लेकिन ब्लेड चूंकि रोटेट हो रहा है और ब्लेड का एंगल अलग है, इसलिए इसको फील होगा कि ये VR1 वेलोसिटी से मेरे पे स्ट्राइक किए। वो इसलिए VR1 वेलोसिटी से इसको इसलिए फील होगा क्योंकि ये खुद U वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अगर ये स्टेशनरी होता तो सिर्फ ये जो है वो V1 वेलोसिटी ही फील करता, लेकिन चूंकि ये खुद रोटेट कर रहा है U वेलोसिटी से, इसलिए इसको फील होगी वेलोसिटी VR1, और चूंकि इसका एंगल थीटा है तो ये थीटा एंगल पे इस पे स्ट्राइक करेगा। तो ये हो गया VR1। अब देखिए जो V1 है रिलेटिव वेलोसिटी, ये VR1 जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसकी वजह से आई? U की वजह से, क्योंकि U वेलोसिटी से ये जो ब्लेड है वो रोटेट कर रहे थे, इसलिए U की वजह से ये रिलेटिव वेलोसिटी आई, वरना एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो V1 थी। इसीलिए जो V1 है वो क्या होगा? V1 विल बी द वेक्टर सम, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। अगर एक ही डायरेक्शन में होते भाई, ये दो आदमी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सपोज ईस्ट के साइड में दो आदमी भाग रहे हैं, एक की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड और दूसरे की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, तब तो रिलेटिव वेलोसिटी सीधा सीधा हो जाएगी 6 - 8। लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे दोनों का, सबको एक डायरेक्शन में लेके आना पड़ेगा उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? इसका वेक्टर सम ले रहे हैं। दिस इज V1। तो V1 क्या है? यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में हम देख भी सकते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है V1 इस क्या है? V1 क्या है? ये देखिए U1 या U, ये वाला U प्लस VR1, U प्लस VR1, इसी का रिजल्टेंट है V1। U और VR1 का रिजल्टेंट है V1, इसीलिए हम बोल सकते हैं V1 इज द वेक्टर सम ऑफ VR1 प्लस U। वेक्टर का साइन ऊपर लगाना जरूरी है, डायरेक्टली सम नहीं कर सकते। हमें डायरेक्टली सम करने के लिए डायरेक्शन सेम करनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन सेम करने के लिए हमें इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। VR1 cos थीटा या जो भी आप आएगा उसके हिसाब से आपको उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इनको डायरेक्टली ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि V1 इज द रिजल्टेंट वेक्टर या फिर वेक्टर सम ऑफ VR1 एंड U। तो ये तो कहानी हो गई V1 की। V1 जो है वो इस नोजल से निकलेगी वेलोसिटी अल्फा एंगल पे, जब इस पे स्ट्राइक करेंगे तो इसको फील होगा VR1, और चूंकि इसका एंगल है थीटा तो इस पे थीटा एंगल से ये स्ट्राइक करेगी, क्योंकि ये रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो U जो है दैट इज द मूविंग ब्लेड की जो स्पीड है, दैट इज U। तो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए अब ये जो वेलोसिटी है ये V1 इस डायरेक्शन में है, VR1 भी थीटा एंगल पे है, लेकिन जो वेलोसिटी इस ब्लेड पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में पड़ेगी वही तो इसको रोटेट कराने में हेल्प करेगी। भाई इस ब्लेड को तो वो वेलोसिटी रोटेट कराएगी या पावर में कंट्रीब्यूशन वो वेलोसिटी करेगी जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें निकालना जरूरी है। उसी के लिए हमने क्या किया कि V1 को हमने रिजॉल्व कर दिया टेंजेंशियल वेलोसिटी में। तो V1 तो अल्फा एंगल पे है, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि अगर हम देखें इस पेपर के हिसाब से तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये वाली जो वेलोसिटी होगी इसको रिजॉल्व करके, यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि V1 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वाला, ये कंट्रीब्यूट करेगा इसको घुमाने में, और यही जो कंपोनेंट है वही आपका पावर देगा। इसलिए हमने इसको V1 को रिजॉल्व कर लिया। तो V1 का ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हमने बोल दिया VW1, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वर्ल। वेलोसिटी ऑफ वर्ल, वर्ल क्या होता है? जो घूमता है, जो आप देखते हैं वॉशिंग मशीन में जो घूमता हुआ पानी होता है, तो घुमाने में जो कंपोनेंट काम आता है वो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ वर्ल, जिसको डिनोट करते हैं हम VW1 से। तो ये V1 का कंपोनेंट है। अब चूंकि एक कंपोनेंट हमने ले लिया VW1, तो दूसरा कंपोनेंट भी आएगा इसका, दैट इज VF1, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो, अब देखिए फ्लो कैसा है, तो V1 तो इस डायरेक्शन में आया अल्फा, लेकिन इस डायरेक्शन से बाहर तो जा नहीं रहा, इनलेट से आ रहा है। इनलेट यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए ये प्लेट बना रहा हूँ यहाँ पे, तो फ्लो किस डायरेक्शन में है? ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा इधर। तो फ्लो कराने के लिए वेलोसिटी स्टीम को फ्लो कराने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा? VF1, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो V1 के दो कंपोनेंट हो गए, टेंजेंशियल जो कि पावर में कंट्रीब्यूट करेगा, और ये वाला कंपोनेंट VF1 जो कि आपका फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से ये बनेगा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में आप देखेंगे कि VU और VR1 का वेक्टर सम है V1, और साथ ही साथ अगर आप देखें VW1 और VF1, इसका भी तो रिजल्टेंट V1 ही है, ये भी तो दोनों V1 के ही कंपोनेंट है।
VW1 और VF1 ये दोनों हमेशा V1 के कंपोनेंट रहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी के, चाहे इनलेट पे हो चाहे आउटलेट पे हो। तो इसीलिए इसका वेक्टर सम भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू VW1 वेक्टर सम, V1 इज द वेक्टर सम ऑफ VW1 प्लस VF1, या फिर V2 इज इक्वल टू VW2 प्लस VF2। तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो हमेशा वेक्टर सम होगी VW और VF, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी के, ठीक है, हमेशा होगी। और ये जो VW है यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी, ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर हो, चाहे इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो चाहे आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने 1-2 नहीं लिखा हुआ। तो जो ये वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो वेक्टर सम होगी रिलेटिव वेलोसिटी का और पेरिफेरल वेलोसिटी का। ये जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो वेक्टर सम होगी फ्लो वेलोसिटी का और टेंजेंशियल वेलोसिटी का। साथ ही साथ ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी फ्लो वेलोसिटी, चाहे इनलेट हो चाहे आउटलेट। तो डायग्राम हमेशा हमें इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये हो गया इनलेट वेलोसिटी एंगल। अब आते हैं आउटलेट वेलोसिटी एंगल में। आउटलेट वेलोसिटी एंगल में देखो, ये जब यहां से बाहर निकलेगी तो इस ब्लेड का एंगल कितना है, फाई, ब्लेड का एंगल है फाई। तो यहां से ये रिलेटिव वेलोसिटी से फाई एंगल पे बाहर आएगी स्टीम, रिलेटिव वेलोसिटी पे, क्योंकि यू वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी VR2 से ये बाहर निकलेगी, और कितने एंगल पे बाहर निकलेगी, जो ब्लेड का एंगल होगा फाई, तो फाई एंगल पे ये रिलेटिव वेलोसिटी के साथ स्टीम बाहर निकलेगी। अब U जो था उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड ये तो सेम रहेंगे हर जगह पे। जो पेरिफेरल वेलोसिटी U है, यानी कि जो ब्लेड जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इनलेट पे आउटलेट पे सेम रहेंगे। तो देखिए, इनलेट पे हमने बनाया था U का ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड, ये यहां से यहां तक इतना तो बनाया था मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जो थी वो थी इस डायरेक्शन में। तो इसी लाइन को सीधे सीधे उठा के बस यहाँ पेस्ट कर देना है VR2 के साथ। डायरेक्शन इसकी ये रहेगी और मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा जितना इनलेट पे था। मतलब जितनी लेंथ हम इस पे बनाएंगे इनलेट पे, उतनी ही लेंथ इसकी आउट, मतलब ये वाली लाइन को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब जहां तक ये पहुंचेगी, क्योंकि V2 तो क्या है, वेक्टर सम है VR2 और U2 का, तो जहां तक ये लाइन पहुंचेगी उस लाइन पे हम इसको मिला देंगे V2 से। और V2 का एंगल कितना है, बीटा। V2 का एंगल कितना रहेगा, बीटा रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ये वाला देखिए, ये वाला एंगल होगा बीटा, ये वाला नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल से लिया है हमने ये वाला एंगल, ठीक है, इक्विट एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा बीटा। तो V2 जो है यानी कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो हमेशा वेक्टर सम रहेगी रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल ये जो पेरिफेरल वेलोसिटी है ब्लेड की U। तो VR2 मिला हमें फाई एंगल पे, U वो तो इनलेट और आउटलेट पे सेम है, उसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया डायरेक्टली, ये हमें मिल गई एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2। और VW2 और VF2 क्या है, ये तो V2 यानी कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी के ही कंपोनेंट है। तो जब हमें ये V2 मिल गई तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बना लेंगे और फ्लो कंपोनेंट बना लेंगे। तो फ्लो वेलोसिटी हो गई ये और टेंजेंशियल हो गई ये। देखिए डायरेक्शन उसी हिसाब से आएंगी क्योंकि वेक्टर सम है, तो फ्लो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे और U की ऐसे। तो VW2 यहाँ पे देखेंगे VW2 इसकी डायरेक्शन इधर रहेगी, क्योंकि वेक्टर के हिसाब से VF2 और VW2 को ऐड करके V2 बनेगा, ये देखिए। तो VW2 की डायरेक्शन इधर रहेगी, U की डायरेक्शन इधर रहेगी, क्योंकि U की इनलेट पे भी डायरेक्शन यही। लेकिन VW1 की डायरेक्शन इनलेट पे अगर हम देखें तो वो इधर थी। तो VW1 की इनलेट की डायरेक्शन जो थी वो इधर थी VW1 की, और VW2 की जो डायरेक्शन है यानी कि आउटलेट पे वो इधर है, यानी कि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, VW1 और VW2 अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। देखिए इनमें कुछ वेलोसिटीज को हमें रिजॉल्व करना है, तो आगे हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है, मैं आपको यहीं पे बता दूं। जैसे अगर हमें VW1 देखना है, ये देखिए ये VW1 देखना है इन टर्म्स ऑफ V1, इन टर्म्स ऑफ V1, तो VW1 जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ V1 कितना होगा, V1 cos अल्फा, V1 cos अल्फा। तो इस V1 को डायरेक्टली आप इधर लेके जाएंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे अल्फा एंगल के साथ, तो ये हो जाएगा V1 cos अल्फा। लेकिन अगर इसी VW1 को
हमें VR1 की टर्म में चाहिए। तो VR1 को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो थीटा के साथ ये रिजॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू मिलेगी, इतनी, यानी कि उसमें हमें U और ऐड करना पड़ेगा, तब हमें VW1 मिलेगा। ठीक है, VW1 हमें तब मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो VR1 cos थीटा, VR1 cos थीटा प्लस U, इसमें हमें U को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें VW1 की वैल्यू। तो ये वैल्यूज को आप ध्यान रखेंगे, VW1 की वैल्यू V1 की टर्म में V1 cos अल्फा, और VR1 की टर्म में VR1 cos थीटा प्लस U। उसी तरीके से हम देखते हैं VW2 की वैल्यू। देखिए VW2 तो बहुत छोटा सा है, ये है VW2। अगर हमें ये वैल्यू चाहिए और हम VR2 को रिजॉल्व करेंगे इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसको जब नीचे लेके आएंगे तो हमें ये पूरी वैल्यू मिलेगी यहाँ से यहाँ तक, यानी कि VW2 कितना हो जाएगा, VR2 की टर्म में VR2 cos फाइव VR2 cos फाइव से हमें ये पूरी वैल्यू मिल गई, तो उसमें से हमें माइनस U करना पड़ेगा। तो जब माइनस U करेंगे पूरी में से ये वाला निकालेंगे, तब इतना बचेगा। तो VW1 VR1 cos थीटा प्लस U, और VW2 की वैल्यू VR2 cos फाइव माइनस U, VR2 cos फाइव माइनस U। ठीक है, तो इस तरीके से इन फोर्सेस, इन वेलोसिटीज को हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एंगल है वो अल्फा और थीटा और फाई है, बीटा का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है, उसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो ये इस तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इफ ब्लेड इज सिमेट्रिकल होगा, अगर सिमेट्रिकल होगा तो थीटा और फाई कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। इफ अगर जो ब्लेड है वो सिमेट्रिकल होगा तो थीटा और फाई बराबर हो जाएंगे। और अगर हम ये बोलते आते हैं कि जो इंपल्स टरबाइन है वहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बराबर रहती है, VR1 इज इक्वल टू VR2। तो अगर ब्लेड फ्रिक्शन लेस है तो VR1 VR2 के बराबर रहेगी इंपल्स टरबाइन में। लेकिन अगर फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉसेस हो जाते हैं तो उस केस में VR2 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी VR1 से थोड़ी सी कम हो सकती है, बट ये अभी भी इंपल्स टरबाइन रहेगा। यहाँ पे प्रेशर का कोई चेंज नहीं है। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ये प्रेशर एनर्जी में चेंज की वजह से नहीं आ रहा है, प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट है, ये फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल देते हैं K, जिसको बोलते हैं ब्लेड वेलोसिटी और ब्लेड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू 0.85 से 0.95 के आसपास में रहती है। तो K हमने एक यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट डाल दिया, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा ब्लेड्स में तो रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। फ्रिक्शन की वजह से ऑब्वियसली वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट अभी भी इंपल्स टरबाइन रहेगा, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ गया। रिलेटिव वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो प्रेशर की वजह से नहीं है, वो फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, तो K एक यहाँ पे कांस्टेंट डाल देते हैं, इसका आगे भी यूज होता है, इसलिए इसको, इसकी काफी इंपॉर्टेंस रहती है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की। तो VR1, if friction is there in the blades, तो VR1 will be greater than VR2 and VR2 will be KVR1। K is 0.85 to 0.95, 1 से छोटा रहेगा, तो VR2 की वैल्यू VR1 से थोड़ी सी कम मिलेगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखिए, यही जो वेलोसिटी डायग्राम हमने अभी समझा था, उसी वेलोसिटी डायग्राम को हमने इस तरीके से बना लिया। यहाँ पे ये क्या किया हमने, कंबाइन कर लिया। देखेंगे अगर हम, तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा V1 VF1, यहाँ से यहाँ तक VW1, यहाँ से यहाँ तक U1, और यहाँ ये वाला एंगल हो गया VR1 के साथ थीटा, और ये हो गया फाई। तो ये जहाँ पे अभी रेड कलर मैंने बनाया है ये तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है, जैसा भी हमने देखा था ऊपर। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल जो ये वाला यहाँ पे दिख रहा है हमें, इस आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को हमने उल्टा कर दिया, मतलब इसको शीशे में जैसे देखते हैं ना उस तरीके से। तो ये वाला जो टर्म है U और VW2 इसको ऊपर ले आए, और ये वाली जो टिप थी जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ उसको नीचे ले आए। तो जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो इसका भी शेप कुछ इस तरीके का ही बन जाएगा। इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका भी शेप कुछ इस तरीके का ही बन जाएगा। अब हमें सिर्फ करना ये है कि U, क्योंकि U तो बराबर था इनलेट पे आउटलेट पे और डायरेक्शन भी सेम थी, तो दोनों वेलोसिटी ट्रायंगल में सिर्फ U वाली जो लाइन है उस लाइन को मैच करा के V, ये जो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है इसको 1 वाले पे के ऊपर रख देना है। इस तरीके से रखना है कि U जो वेलोसिटी है वो मैच कर जाए। तो देखिए U दोनों में सेम रहेगी, U दोनों में सेम रहेगी, ये वाला जो U था वो दोनों में सेम रहेगी। U से फाई एंगल पे जा रहा है VR2, तो U से ये फाई एंगल पे मिल गया हमें VR2। ठीक है, U से फाई एंगल पे मिल गया हमें VR2।
और फाई से यू का जो एक कोना था वहां से तो मिला हमें फाई एंगल पे VR2, और जो इसका दूसरा कोना है वहां पे मिला हमें V2। तो ये दूसरे कोने पे, यू के दूसरे कोने पे हमें मिल गया V2, ठीक है। और V2 के दो कंपोनेंट VW2 और V2 ये बन गए। तो हमें इस तरह का डायग्राम बनाने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है कि आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल का U और इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल का U, इन दोनों की जो लाइन है वो सेम करके एक दूसरे के ऊपर वेलोसिटी ट्रायंगल को डाल देना है। उस लाइन को हमें बस सेम रखना है, तो इस तरीके का डायग्राम मिलेगा। हालांकि ये इस तरीके का बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट ज्यादातर बुक्स में या नोट्स में आपको जो वेलोसिटी डायग्राम मिलेंगे वो इस तरीके के मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आपको अगर खुद से बनाना है तो आप ये इजी वाला तरीका ब्लेड के साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके का बना बनाया मिलेगा तो उसको भी आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं रिजल्टेंट वाला। तो ये हो गया वेलोसिटी। देखते हैं पावर आउटपुट। तो पावर आउटपुट क्या है? वर्क और पावर डेवलप्ड एक स्टेज में, क्योंकि अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो बहुत सारे स्टेज हो जाएंगे, तो एक स्टेज में हमें जो मिलेगा W पर स्टेज वो होगा m डॉट VW1 माइनस VW2 इंटू यू। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, इम्पैक्ट ऑफ जेट में इसको ड्राइव भी किया होगा। तो VW1 यहाँ पे लेते हैं क्योंकि यही मैंने अभी बताया कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ही सिर्फ रेस्पॉन्सिबल है रोटेट कराने के लिए, इसलिए सिर्फ यही कंपोनेंट वेलोसिटी का कंट्रीब्यूट करता है पावर जनरेशन में। तो ये होता है वर्क और पावर डेवलप्ड का फॉर्मूला m डॉट क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम VW1 माइनस VW2 इंटू यू। लेकिन ये फॉर्मूला VW1 माइनस VW2 तब होता है जब VW1 और VW2 सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि VW2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है VW1 से। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो VW2 कितना हो जाएगा? माइनस VW2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वर्क डन पर स्टेज का m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू, ये निकल के आएगा। इसको बोलते हैं ब्लेड और रिमोट डायग्राम पावर। तो जितना भी टरबाइन, ब्लेड पावर मतलब टरबाइन की पावर, तो टरबाइन की पावर एक स्टेज में, टरबाइन को हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अगर ज्यादा स्टेज है तो एक स्टेज में जितनी पावर मिलेगी, पूरा टरबाइन की अगर हम बात करें तो सारी स्टेज मिला के कंबाइंड हो जाएगा, तो एक स्टेज में मिलेगी m डॉट VW1 प्लस VW2 इंटू यू। दूसरी स्टेज में जो भी उसकी वेलोसिटी, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटीज अलग हो जाए, VW1 VW2 की वैल्यू चेंज हो जाए, तो दूसरी स्टेज में इसी तरीके से निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई भी लॉसेस किसी तरह के नहीं है तो फिर दूसरी स्टेज में भी इतनी ही पावर मिलेगी। और अगर हम ये भी मान सकते हैं कि अगर 3 स्टेज है तो एक स्टेज की पावर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 स्टेज है तो एक स्टेज की पावर निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसी तरीके से अगर n स्टेज है तो टोटल पावर निकालने के लिए हमें एक स्टेज की पावर को n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर n स्टेज होंगी तो n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये केस होगा सिर्फ आइडियल केस के लिए, अगर पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज या n स्टेज के बीच में कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं, तब ये वाला फॉर्मूला काम करेगा कि एक स्टेज में पावर निकालो और उसके नंबर ऑफ स्टेज से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें टोटल पावर मिल जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई पावर। अब देखते हैं टेंजेंशियल फोर्स और थ्रस्ट। टेंजेंशियल फोर्स और थ्रस्ट में सिर्फ यू नहीं रहेगा, तो m डॉट VW1 प्लस VW2 ये हो जाएगी टेंजेंशियल फोर्स। और इसी टेंजेंशियल फोर्स को, अब आपको ये बेसिक चीजें अगर याद हो तो इसी टेंजेंशियल फोर्स को जब हम u वेलोसिटी से, यानी कि जो पेरिफेरल वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो तभी हमें पावर मिलता है। तो अभी जो हमने देखा ये पावर का फॉर्मूला, दिस इज द पावर इज Ft टेंजेंशियल फोर्स इनटू u, यानी कि m डॉट VW1 प्लस VW2 इनटू u। तो वही जो फॉर्मूला अभी हमने देखा। एक्सियल थ्रस्ट और फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट वो कितनी आएगी? m डॉट Vf1 माइनस Vf2, Vf1 माइनस Vf2। अब देखिए Vf1 इस डायरेक्शन में थी और Vf2 भी इसी डायरेक्शन में थी, इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा। लेकिन Vw1 इस डायरेक्शन में था और Vw2 इस डायरेक्शन में था, इसलिए उन दोनों अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से बीच में प्लस आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो एक्सियल थ्रस्ट कितनी होती है? m डॉट Vf1 माइनस Vf2। अगर ये Vf1 और Vf2 दोनों बराबर होंगे तो कोई भी एक्सियल थ्रस्ट टरबाइन में नहीं है। एक्सियल थ्रस्ट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में शाफ्ट रोटेट हो रही है उसकी एक्सिस के डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर Vf1 और Vf2 बराबर होंगे तो Vf1 और Vf2 बराबर होंगे तो कोई भी एक्सियल थ्रस्ट नहीं लगेगी। आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई शाफ्ट
के ऊपर कोई भी टरबाइन या हब किसी भी तरह की चीज माउंट की जाती है तो उसमें एक्सियल फोर्सेस आते हैं और इन्हीं एक्सियल फोर्सेस को दूर करने के लिए उसमें बियरिंग्स माउंटेड होती हैं, ठीक है। तो बियरिंग्स लगा देते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन अगर BF1 और BF2 बराबर होंगे तो कोई भी एक्सियल थ्रस्ट उसमें नहीं आएगी, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी लॉस्ट इन द मूविंग ब्लेड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हुआ था तो फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो VR1 VR2 बराबर होंगे और कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो VR2 यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट पे जो है वो VR1 से कम हो जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो पावर में लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, m डॉट VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर बाई 2। अगर ये दोनों बराबर होंगी तो VR1 VR2 बराबर, VR1 माइनस VR2 जीरो, तो कोई लॉस नहीं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस हो जाएंगे और वो लॉसेस होंगे m डॉट VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी द एनर्जी लॉस इन द मूविंग ब्लेड्स ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होगा।